भारतीय संविधान आप कंटिन्यू किए हुए हैं मेरे साथ। संविधान में हम क्या पढ़ रहे हैं? संविधान की ऐतिहासिकता यानी कि संविधान की विकास यात्रा या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें इस समय हम कहाँ हैं? ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 का हमने अध्ययन किया। इसके बाद बीच में एक अधिनियम आया जिसे 1786 का अधिनियम कहा जाता है। ये सारे अधिनियम यानी कि इस समय भारत में किसका शासन चल रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है और उसको नियंत्रित करने के लिए, भारतीय क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत में ब्रिटिश संसद के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं। किसी के लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। वो कंपनी 1784 में राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को देखते हुए अलग कर दी गई थी, यानी उसी कंपनी के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। लेकिन अलग करने के बाद जो बीओसी था यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, उसके सदस्यों की नियुक्ति करना और उसे नियंत्रित करने का काम ब्रिटिश सम्राट का था। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप देखते हैं, व्यापारिक मामलों को देखता था, उसको नियंत्रित करने का काम किसका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अब बात हो रही कि नियुक्ति होती थी किसी गवर्नर जनरल की। 1786 का एक अधिनियम आया और कुछ पावर को बढ़ाने के लिए, किसका पावर बढ़ाने के लिए आया था? जो गवर्नर जनरल होता था, यानी कह सकते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त कर दिया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बंगाल का गवर्नर जनरल जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को अधिनियम 1786 के अनुसार नियुक्त किया गया तो कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं गवर्नर जनरल तो बनूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें होंगी। अगर आप उन शर्तों को मानेंगे तभी हम क्या करेंगे, तभी हम इस पद को स्वीकार करेंगे, अन्यथा इस पद को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं बात को। कॉर्नवालिस ने ऐसा क्या रख दिया, कहा पद को स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त क्या है कि विशेष परिस्थितियों में, या विशेष परिस्थिति हो या विशेष मामला में, लक्ष्मीकांत देखिएगा उसमें जो पहली बात क्या, पहली शर्त उसकी क्या है? पहली शर्त इसी बात को लेके, विशेष मामलों में जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके निर्णय को मैं नहीं मानूंगा, यानी अधिभावी करने अथवा ना करने का अधिकार, मानने और ना मानने का अधिकार। यानी जो इसके पहले की बात किया जाए, ब्रिटिश इंडिया एक्ट तक की बात किया जाए, तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी उसके निर्णय को मानना पड़ता था। किसे? गवर्नर जनरल को। लेकिन कहा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि महोदय, हम इसीलिए इस पद पे तब रहेंगे जब तक हमारी 2 शर्त आप मान लीजिए। पहली शर्त क्या मान लीजिए कि मैं गवर्नर जो जनरल परिषद है, उस परिषद के निर्णय को मानूं ना मानूं ये मुझ पे छोड़ दीजिए। यानी कि विशेष परिस्थितियों में या विशेष मामलों में मुझे अधिकार दीजिए कि मैं काउंसिल द्वारा किए गए निर्णय को निरस्त कर सकूं। अब मेरी बात समझिएगा, यानी गवर्निंग काउंसिल के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार किस एक्ट में प्रावधानित किया गया? तो आप बताएंगे 1786 का अधिनियम। 1786 अधिनियम के तहत एक यह प्रावधान किया गया कि गवर्निंग काउंसिल द्वारा किए गए निर्णय को विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल निरस्त कर सकता है। ये अधिकार गवर्नर जनरल को मिला और मांगा किसने था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दूसरी बात का दूसरी शर्त क्या रखा? कहा कि मुझे क्या कर दीजिए, सेनापति बना दीजिए। यानी क्या कहा? सेनापति, यानी कमांडर इन चीफ, मुझे क्या बना दो? सर्वोच्च सेनापति बना दो। ये कहा उसने। किसने कहा? कॉर्नवालिस ने। कहा इस शर्त पे मैं क्या स्वीकार करूंगा? गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं। पहले ने क्या कहा कि विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के निर्णय को, क्या? विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार, ये मिला किसे? कॉर्नवालिस को। और ये भी ध्यान रखिएगा, इन दोनों शर्तों को, यानी कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना और उसके शर्तों को किस अधिनियम द्वारा लाया गया? 1786 द्वारा। यानी जो उसने मांग किया तो जो शर्त रखी थी किसके?
सामने, ब्रिटिश संसद के सामने। तो उसने यही किया, उसके लिए क्या किया, उसने इसको ये कंडीशन दे दिया, हाँ ठीक है। अब आपको हम बता दें, आगे यह जो पावर मांगा था इसे विस्तारित कर दिया जाएगा भविष्य के लिए, यानी भविष्य में भी अब जो गवर्नर जनरल आएंगे उनको अधिकार मिले रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही अधिकार था, इसके बाद विस्तारित कर दिया जाएगा। जो आगे अधिनियम आएंगे उनमें ये बातें बता दी जाएगी। तो कह सकते हैं एक छोटी सी बात कि कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल पद को स्वीकार करने के लिए उसने 2 शर्तें लगाई थी कि काउंसिल के निर्णय को मानने या न मानने का अधिकार मुझे दो, दूसरा क्या, मुझे सेनापति बना दो, यानी कमांडर इन चीफ बना दो, तब मैं रहूँगा, अन्यथा नहीं। तो ये बात सब क्या, इन दोनों बातों को इसे पावर देने के लिए 1786 अधिनियम लाया गया। इसके बाद अगर बात किया जाए तो 1783 का एक 1793 का, हाँ 83 के बाद 86, हाँ 1786, इसके बाद एक एक्ट है क्या, चार्टर एक्ट 1793। आप यम लक्ष्मीकांत को देखिए, उसमें आप देखते रहेंगे और मेरी बातें समझते रहेंगे। सत्रह सौ तिरानवे, चार्टर 1793, चार्टर एक्ट क्या 1793। इसमें आप जब लक्ष्मीकांत को देखते हैं तो इस चार्टर एक्ट 1793 द्वारा क्या बातें जोड़ी गई वो आपको जानना है। उसमें लिखा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंशियल गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। नहीं समझे नहीं यार। इसका मतलब ये है कि नहीं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब तक रहेंगे खाली उन्हीं को वो मिलेगा अधिकार, यानी कि अब क्या होगा, जो बंगाल का भी किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अलावा भी जो 3 प्रेसिडेंसी हैं, उन तीनों प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर होंगे वो भी काउंसिल के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपनी मनमानी काउंसिल नहीं कर सकती, विशेष परिस्थितियों में इसे काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को वो रद्द कर सकते हैं। दूसरी बात क्या था कि इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दिया। आज सवाल किया जाएगा, निम्नलिखित में से किस चार्टर के द्वारा बॉम्बे गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त हो गई। तो आप बताएंगे चार्टर 1793। आप समझिएगा चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा क्या क्या किया गया है। चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा की पहली बात क्या है कि जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर दिया गया था निर्णय, काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का, वो पावर क्या किया गया, अब उस शक्ति को भविष्य के जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे या जो प्रेसिडेंसी हैं वहां तक विस्तारित कर दिया गया। दूसरी बात क्या, बॉम्बे और मद्रास पर, कहां पर, बॉम्बे और मद्रास पर नियंत्रण किसके स्थापित होने की बात की गई है, किसके, गवर्नर जनरल की, यानी अधिकार उसका बढ़ गया, किसका, गवर्नर जनरल का। दूसरी बात क्या, इस चार्टर के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे व्यापार की अवधि बढ़ा दिया गया, व्यापार की अवधि 20 वर्ष अधिक और बढ़ा दिया गया कि अब ये कंपनी 20 वर्ष और अधिक व्यापार कर सकती है, यानी व्यापार करने की समय अवधि 20 वर्ष बढ़ाई गई, किसके द्वारा, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। दूसरी बात जो है, एक बात और, कमांडर इन चीफ यानी क्या, सेनापति, सेनापति जो होता है, यानी जैसे कौन सा सेनापति, लॉर्ड कॉर्नवालिस बनाया गया था सबसे पहले सेना का, यानी गवर्नर जनरल ही क्या होगा, सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा। ये किस एक्ट के तहत बनाया गया था, एक्ट 1786 के द्वारा। और 1793 में ये कहा गया कि जो सेनापति है, यानी जो कमांडर इन चीफ है, उसे गवर्नर जनरल की काउंसिल
गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर होना आवश्यक नहीं, मेंबर होना आवश्यक नहीं। इसके पहले की बात किया जाए तो जो भी सेनापति बनता था सेना का, उसे गवर्नर जनरल की काउंसिल का क्या होना चाहिए था, मेंबर होना अनिवार्य था। अब कहा नहीं, अब अनिवार्य नहीं है, ये बात जोड़ दिया गया। दूसरी बात ये कि जो बीओसी था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, यानी बीओसी जो बनाया गया था कब, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा, जिसका काम क्या था बीओसी का, भारत में राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करना, और इसकी जिस पर नियंत्रण किसका था, ब्रिटिश सम्राट का था। कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है उसके जो सदस्य होंगे, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो मेंबर हैं, मेंबर प्लस कौन, इसके जो कर्मचारी हैं, यानी इसके मेंबर और कर्मचारियों का जो वेतन होगा वो कहाँ दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से उनका भुगतान किया जाएगा। किससे किया जाएगा, भारतीय राजस्व से उनका भुगतान कर दिया जाएगा। अब आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, मैंने क्या क्या बातें बता दिया। 1793 को समराइट तरीके से 2 लाइन में 3 लाइन में समझने के लिए जो मैंने तो बताया है उससे आसानी से आप समझ सकते हैं। क्या काउंसिल के निर्णय पर, चूंकि 1786 में क्या कहा गया था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो निर्णय होंगे उसे विशेष परिस्थितियों में रद्द करने का अधिकार किसे होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को होगा। अब इसमें 1786 में क्या, 93 में क्या कहा दिया गया, चार्टर 1793 में कहा गया कि अब काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति किसे है, भविष्य में जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मात्र लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए है। विशेष परिस्थितियों में गवर्निंग काउंसिल के निर्णय को रद्द कर सकता है कौन, हमारा गवर्नर जनरल। दूसरी बात क्या, जो आपके 3 प्रेसिडेंसी और हैं उनके भी जो गवर्नर होंगे वो भी गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को विशेष परिस्थितियों में रद्द कर सकते हैं। दूसरी बात क्या, बॉम्बे मद्रास पर नियंत्रण स्थापित होगा किसका, गवर्नर जनरल का। व्यापार करने की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। तीसरी बात क्या, कमांडर इन चीफ यानी सेनापति जो था उससे गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर होना अनिवार्य नहीं रह गया। पहले क्या था, मेंबर होना अनिवार्य था लेकिन अब अनिवार्य नहीं रह गया। तीसरी बात क्या, चौथी बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य और कर्मचारियों का वेतन भत्ता कहाँ से मिलेगा, भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। इतनी बातें अगर आप समझ चुके हैं तो 1793 आपका क्लोज होता है और इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है। एक बात और कहा जाए कि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये भी कहा गया कि भाई वेतन देने की व्यवस्था की जाएगी। वेतन कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव कब रखी गई, इसी समय। एक बात छूट रही थी, क्या, 1793 के तहत, 1793 के तहत ब्रिटिश भारत भारतीय क्षेत्र, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव कहाँ बनी, यही बनी इसी एक्ट के तहत। यानी कि ये कहा जाए कि सभी कानून और विनियम जितने थे उनकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायालयों को दे दिया गया। यानी ये कहा जाए कि भारत के उन क्षेत्र जो ब्रिटिश के कब्जे में थे उन पर जो शासन प्रशासन चलेगा अब वह लिखित अधिनियमों के तहत होगा, यानी लिखित विधियों के तहत होगा। यानी ये कह सकते हैं कि यहीं से जो नियम ऐसे ओरल होते थे अब कैसे बन गए, रिटन हो गए, है ना, जिनकी व्याख्या करने के लिए न्यायालय होता था। भाई इतनी बात 1793 की है। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, चार्टर एक्ट 1813 की। किसकी बात करने वाले हैं, चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट में क्या बातें हैं, बहुत मज़ेदार एक्ट है, ज़्यादा आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप एम लक्ष्मीकांत का जो भी पेज होगा आप चार्टर 1813 को
सामने ओपन रखिए, क्या इसकी विशेषताएं हैं। आपके मेंस में सीधा सवाल हो सकता है कि चार्टर एक्ट 1813 की मुख्य विशेषताओं का चर्चा कीजिए। विशेषताएं, मैंने कहा कि एक लाइन को हमें समझना है। पहली बात तो क्या है, पहली बात यह है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया है। क्या पहली बात क्या है इसमें, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। अर्थात आप क्या कह सकते हैं, आंशिक यहाँ पूर्ण नहीं कहा जाएगा, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत। यहाँ आंशिक मैंने इसलिए कह दिया है क्योंकि यहाँ एक दो बातें हैं, दो चीज़ों को छोड़ दिया गया। इसे छोड़कर अगर देखा जाए कह सकते हैं सिवाय, क्या सिवाय दो, क्या चीन के साथ और चाय का व्यापार, इन दोनों को छोड़ करके सभी व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त हो गए। यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के आप व्यापारी नहीं भी हैं, आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नहीं भी हैं तो भी आप अब व्यापार कर सकते हैं भारत में, आपको छूट दे दी गई, यानी सामान्य अंग्रेजों को छूट दे दी। अब समझिए मेरी बात, जो इसके मेंबर नहीं है, इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन ये कहा दिया गया कि चीन देश के साथ व्यापार केवल कौन करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी ही करेंगे। और चाय का व्यापार जो है उसका एकाधिकार किसका बना रहेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहेगा। लेकिन आगे जब आप देखेंगे चार्टर एक्ट 1813 के तहत यह एकाधिकार भी समाप्त हो जाएगा। कौन सा, चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार और चाय का व्यापार का एकाधिकार दोनों समाप्त कर दिए जाएंगे। यानी पूर्णतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाएगा चार्टर एक्ट 1833 में। आंशिक रूप से यहाँ क्या आप समझिएगा इतना कि ये क्या एकाधिकार की जो बात की जा रही, व्यापारिक एकाधिकार, अब तक क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्या थे व्यापारी वर्ग था या जो उसके सदस्य थे वही लोग व्यापार कर सकते थे और कर भी रहे हैं, बस खाली चीन के साथ और चाय का व्यापार वो करेंगे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद अब जो सामान्य अंग्रेज हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर नहीं हैं वह भी व्यापार कर सकते हैं भारत में, लेकिन वे चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं और न ही चाय का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन मसाले का व्यापार कर सकते हैं। दो चीज़ों, एक देश और एक वस्तु को छोड़ करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को रद्द कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकारों का समाप्त कर दिया गया। मेरी बात आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात, भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया गया। यानी कह सकते हैं क्या, आपकी जो लक्ष्मीकांत है उसी की बात मैं कर रहा हूं, ब्रिटिश भारत पर राजा की सत्ता स्थापित, ये बात किसकी विशेषता है, उसी की। यानी कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन की राजा की प्रभुसत्ता हो गई, यानी ब्रिटिश भारत पर राजा की सत्ता स्थापित हुई, लेकिन वो किस हिस्से पर, जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र था, यानी जो कंपनी का क्षेत्र था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र पर अब राजा की सत्ता स्थापित हो गई, ब्रिटिश क्राउन रूल करने लगा, यानी कि उसकी सत्ता स्थापित हुई। और अगर तीसरी बात देखेंगे, क्या ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। क्या ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई। अब यानी कि ये ईसाई मिशनरी भारत में आएंगे, ये प्रचार करेंगे, इन्हें क्या प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई, यानी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पहले इन्हें मना किया गया था कि ये भारत में एंट्री नहीं लेंगे, इनके एंट्री करने से ही भारत में एक धार्मिक आंदोलनों का जन्म होगा,
ये आएंगे, अपने धर्म प्रचार करेंगे, लोगों को ईसाइयत में ले जाएंगे। और एक समय ऐसा है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोग पैदा होंगे और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में फैले हुए कुरीतियों आडंबरों का नष्ट करते हुए क्या करेंगे, लोगों को लौटाएंगे कहाँ, वेदों की ओर, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर ये ऐसा ना होता तो आगे चल करके हमारे यहाँ सामाजिक सुधार आंदोलन होते ही नहीं, ये भी आप समझिएगा। यानी ईसाइयत को बढ़ावा देने के, ईसाई मिशनों के भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है ना। दूसरी बात, भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए शक्ति देगी। यानी क्या, भारत के स्थानीय सरकारें क्या करेंगी, व्यक्ति पर कर लगा सकती हैं। और दूसरी बात, कर ना देने पर दंड भी दे सकती है। ये बातें कहाँ हैं, दंड की भी व्यवस्था कर सकती है। अगर कर का भुगतान नहीं करोगे तो दंड की व्यवस्था हो सकती है। यानी इसकी बेसिक बातें थी। तो पहली बात क्या है इस चार्टर की, पहली बात यह है कि अगर शार्ट में आप इसे शार्ट आउट करिए तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया, चीन के साथ और चाय व्यापार को छोड़कर, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के क्षेत्रों पर ब्रिटेन सम्राट की प्रभुसत्ता स्थापित हुई। किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई, वो धर्म प्रचार करे, घूमे टहले। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना किसका काम था, इन्हीं लोगों का। ईसाई मिशनरियाँ भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगी। दूसरी बात, स्थानीय सरकारों को व्यक्ति पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया, और अगर वो कर का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें दंड की व्यवस्था की जाएगी। ये बातें कहाँ की गई, चार्टर 1813 में। एक बात और ध्यान रखेंगे आप क्या, कि चार्टर 1813 में ये भी कहा गया था कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का उपबंध किया गया। किस पर, इस चार्टर के तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख व्यय का उपबंध, ये बंद कहिए या व्यवस्था चाहे, जो इतनी बातें इस चार्टर में की गई है ना। और दूसरी बात है कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की जो सरकारें थीं, अगर वो कोई कानून बना रही हैं, कोई भी कानून, जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, 3 जगह प्रेसिडेंसी के लोग अगर कोई कानून बना रहे हैं, यानी वहाँ कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उसे ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक था। यानी कि ब्रिटिश सम्राट की अनुमति लेनी आवश्यक थी या आवश्यक था। ये बात इसी चार्टर के द्वारा बताया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1784। मेनली देखा जाए 1784 इंपॉर्टेंट है, 1813 इंपॉर्टेंट है। बीच के जो एक्ट हैं वो संबद्ध होते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक्ट की बात किया जाए तो आपको याद करना चाहिए 1600 को, चार्टर एक्ट 1600, और रेगुलेटिंग 1773। उसके बाद आप याद करना चाहिए 1781, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर सीधे 1784, और फिर उसके बाद कहाँ जाइए 1813। अब मामला क्या है, अब है 1833 का। यानी अब कौन सा चार्टर है, 1833, चार्टर एक्ट 1833। तो मॉडर्न इंडिया को जरूर एक बार देखिए। मॉडर्न इंडिया में आप ब्रिटिश कंपनियों का आगमन और साथ ही साथ उनकी प्रभुसत्ता का स्थापित होने की कहानी, बंगाल को अच्छे से समझिए तो आप समझ जाएंगे पूरी कहानी को, है ना। या तो आप जो है घटनाचक्र पूर्वावलोकन से जो अंतिम चैप्टर उसमें दिया गया है उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको मदद मिलेगी समझने में चीज़ों को। और ये समझिए कि बहुत सारे लोग बहुत पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर यूपीपीसीएस की बात किया जाए तो यूपीपीसीएस में सीटों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, यानी लगभग 850 प्लस कर गई है। बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी सामने है। उत्तर प्रदेश में आरओ का भी वैकेंसी सामने है लगभग 500 सीटें के साथ, और खंड शिक्षा अधिकारी का भी लगभग इसके साथ है 500 सीटों के साथ। तो आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि आपको यदि बचना है तो खुद को बचाइए, और नहीं बचाएंगे खुद को तो फिनिश हो जाएंगे। इस बात को समझिएगा, ये मौके अच्छे हैं, भुला लीजिए। अब हम कहाँ चलते हैं, चार्टर एक्ट 1833।
चार्टर एक्ट 1833 1833। ये चार्टर महत्वपूर्ण है। क्या इसके पहले कोई चार्टर नहीं है? क्या इसके पहले कोई चार्टर नहीं लाया गया था? क्या लाया गया था या नहीं लाया गया था? सवाल उठता है। लाया गया था लेकिन सब फेल हो गए, असफल है। जैसे क्या? चार्टर एक्ट 1814 आया, फेल कर गया। 1823 आया, वो भी फेल कर गया। 1829 आया, वो भी फेल कर गया। यानी 1833 के पहले 3 चार्टर आए। कौन कौन से? चार्टर एक्ट 1814, चार्टर 1823 और चार्टर एक्ट 1829। ये आए, फेल कर गए। अब इस चार्टर एक्ट 1833 में क्या क्या प्रावधान किए गए, इस बात को आप समझिएगा। सबसे पहले बात किया जाएगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार करने की अवधि थी, व्यापारिक अवधि को बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। यानी 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापारिक अवधि को बढ़ा दिया गया। दूसरी बात ये मैं कहूँ आपसे कि इस एक्ट के द्वारा भारत में शासन का क्या हो गया? केंद्रीयकरण हो गया। यानी अब यहाँ कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। यानी यहाँ पर संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, है ना? लॉर्ड कैवेंडिश विलियम बेंटिक, ऐसा उसका नाम है। लॉर्ड कैवेंडिश विलियम बेंटिक को भारत के संपूर्ण क्षेत्र का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि मद्रास और बॉम्बे को विधि बनाने यानी कानून के निर्माण करने से वंचित कर दिया गया। जब संपूर्ण भारत के एक ही गवर्नर जनरल होगा तो जाहिर सी बात है कि सत्ता का क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण हो जाएगा। और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है, अब उन्हें कानून बनाने की शक्ति नहीं रह जाएगी। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या बन गई? विशुद्ध प्रशासनिक निकाय। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गई। कौन? ये माना जाता है। भारत में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी गई। भारत में सिविल सर्वेंट की परीक्षा क्या हो गई? नहीं, ऐसे लिखोगे तो अच्छा रहेगा। भारत में सिविल सर्वेंट प्रतियोगिता नहीं भाई, भारत में सिविल सर्वेंट के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया। दूसरी बात, कंपनी में भारतीयों को किसी पद या रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कहाँ अगर कहा जाए कि कंपनी में किसी भारतीय को नियुक्ति के लिए वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मामला ये उठा कि बीओडी ने यहाँ विरोध कर दिया। ये तो कहा गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध होने से ये समाप्त हो गया। बीओडी के विरोध से इसे समाप्त कर दिया गया, तो कोई मतलब नहीं इसका। और दूसरी बात, जो सपरिषद यानी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उस काउंसिल को संपूर्ण भारत कानून निर्माण करने की शक्ति दी गई, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को उसे अस्वीकृत कर
स्वयं कानून बना सके। कौन बना सके? गवर्नर जनरल बना सके, ऐसा पावर दिया गया। और इसीलिए क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो यानी क्या परिषद थी, उस परिषद में चौथे सदस्य के रूप में किसे चौथा सदस्य कौन था? विधिक सदस्य था। वो विधिक सदस्य था जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। यानी कह सकते हैं कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले बने, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के क्या हैं? जनक हैं। इनकी बातें इतनी हैं। किसकी? ये समझिएगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल में चौथे सदस्य यानी विधिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? लॉर्ड मैकाले को, जो गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य कर दिए गए 1784 में। अब उनकी संख्या बढ़ा के फिर यहाँ 4 कर दी गई है, ध्यान रखिएगा। अब 4 कर दी गई है, चौथा सदस्य विधिक सदस्य होगा, जिससे अधिकार क्या था कि वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में बैठक में शामिल हो सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। समझ गए आप इस बात को? बैठक में शामिल हो सकता है विधिक सदस्य, लेकिन क्या नहीं करेगा? वो मतदान, कोई भी अगर मान लिए किसी किसी विषय पे चर्चा हो रही हो और मतदान की बात आ जाए, तो जो विधिक सदस्य था काउंसिल का, उसे मतदान नहीं कर सकता था। ऐसा उसे रोक दिया गया। दूसरी बात यह है कि पारित कोई भी कानून हो, कोई भी एक्ट अधिनियम हो, इसके पहले यानी 1833 के पहले जितने भी अधिनियम बनाए गए वो विनियम थे, लेकिन यहीं से अब क्या बनने जा रहे हैं? सब के सब बनेंगे अधिनियम, यानी सब होंगे क्या? कोडिफाइड। यानी एक बात और क्या किया गया, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। यानी अगर ये पूछा जाए आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम द्वारा रद्द कर दिया गया, तो बताएंगे चार्टर 1833 के द्वारा। जो 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार की बात की गई थी, अब वह भी छीन लिया गया अधिकार। किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। यानी सीधी सी बात कहने की ये हो गई कि पूरी तरह समाप्त, यानी कि जो आंशिक था व्यापारिक अधिकार पर प्रतिबंध, अब वो प्रतिबंध पूर्णता हो गया। अब आप इस बात को समझिएगा। दूसरी बात, विधियों का संहिताकरण करने के लिए, यानी जो कानून बनते थे उन्हें क्या कोडिफाइड करने के लिए, उन्हें संहिताबद्ध करने के लिए क्या किया गया कि एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिस विधि आयोग का पहला अध्यक्ष कौन? लॉर्ड मैकाले हैं। और यह विधि आयोग कब बना था? 1834 में। मैंने आज बताया कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड मैकाले हैं। और ये कब बना था? 1834 में बना था। आपको एक सवाल का जवाब और आप बता दें, आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना, कब बना? तो आप बताएंगे 1834, 33 नहीं बताएंगे, क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 के तहत कौन? लॉर्ड क्विंडिस विलियम बेंटिक संपूर्ण भारत गवर्नर जनरल बना है 1833 के तहत के अनुसार। लेकिन बना कब था? 1834 में। ऐसा सवाल कमीशन ने फिर एग्जाम में पहले ही पूछ रखा है, तो सावधान रहिएगा। दूसरी बात, इस अधिनियम ने क्या किया? दास प्रथा को क्या किया? जो दास प्रथा थी, स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया। को विधि अनलॉफुल है ना, यानी क्या? विधि विरुद्ध घोषित कर दिया। और लेकिन इस दास प्रथा का अंत लॉर्ड एडनबरो ने 1834 में अंत कर दिया। यानी इसका पूर्णता उन्मूलन कब होगा? 1843 में। किसके द्वारा? लॉर्ड एडनबरो के द्वारा। दास प्रथा को विधि विरुद्ध या अवैध घोषित किया गया चार्टर एक्ट 1833 के तहत, लेकिन इसे पूर्णतः समाप्त करने की बात जब आप करेंगे या इसके उन्मूलन की बात करोगे, तो आप समझिएगा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1843 में। गवर्नर थे कौन? लॉर्ड एडनबरो, उन्होंने किया था। ये बात आप समझिएगा। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एडनबरो ने किया था, है ना, रूल्स नंबर 5 के तहत। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एडनबरो ने किस रूल के तहत किया था? तो आप बताएंगे कि रूल नंबर 5 के तहत उन्होंने ऐसा किया था। इतनी बातें हैं आपकी, यानी चार्टर एक्ट 1833 में इतनी बातें थी। यानी अगर ये कहा जाए कि केंद्रीय शासन शुरू हुआ किसके तहत? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कहा जाए, जब
भारतीय क्षेत्र किसके अधीन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। तो उस क्षेत्र पर जो गवर्नर जनरल आया उसे क्या कहा गया कि आप विधि बना सकते हैं, कहाँ? पूरे भारत के लिए। यानी सात परिषद गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल शामिल हो और गवर्नर जनरल की काउंसिल भी शामिल हो। अगर कौन शामिल होगा? आपका जीजी। जीजी मतलब कौन? गवर्नर जनरल, और प्लस कौन? आपका गवर्नर जनरल काउंसिल यानी जीजीसी। यानी जीजीसी और जीजी दोनों मिलकर के भारत के लिए क्या बना सकते थे? कानून बना सकते थे। उन्हें इस बात का अधिकार दिया गया था। लेकिन अगर चाहे कौन, अगर चाहता, इनके द्वारा बनाए गए लॉ यानी कानून को या विधि को कौन रद्द कर सकता था? सवाल उठाइए, रद्द करने का अधिकार किसके पास था? पीओसी के पास था। यानी किसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक परिषद। अगर नियंत्रण मंडल चाहे तो इनके कानून को अस्वीकृत करके स्वयं कानून का निर्माण कर सकता था। यानी रद्द कर ये स्वयं क्या बना सकता था? विधि का निर्माण कर सकता था। ये बात आप बखूबी समझिएगा, लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, उसमें बातें बताई गई हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है क्या है कि गवर्नर जनरल परिषद द्वारा जितने भी कानून हैं वो क्या कहलाते थे? अधिनियम। अगर जीजी और जीजीसी द्वारा कोई भी कानून पारित किया जाएगा तो कानून क्या कहलाएगा? अधिनियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिनियम। समझ गए? अधिनियम मतलब एक्ट कहलाएगा। अब यह जितना भी ये पारित करेगा कानून वो सब क्या होंगे? अधिनियम कहलाएंगे। ठीक। अब इसके पूर्व जितनी भी विधियां बनी हैं उन्हें क्या कहा जाता था? विनियम कहा जाता था। विनियम आप जब पढ़ेंगे, अनुच्छेद 15 को पढ़े तो आप जानते भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इतनी महत्वपूर्ण बातें कहाँ थी? इसी में थी, है ना। और ये भी जानिएगा कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किन लोगों का है, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 को सर्वाधिक प्रभावी किसने किया है, तो आप बताएंगे लॉर्ड मैकाले का सबसे अधिक प्रभाव किसके ऊपर है? चार्टर एक्ट 1833 पर। चार्टर एक्ट 1833 पर सर्वाधिक प्रभाव लॉर्ड मैकाले प्लस जर्मी बेंथम और जेम्स मिल का है। किसका है? जर्मी बेंथम, जेम्स मिल। इस पर अगर कहा जाए सर्वाधिक प्रभाव किन विधि शास्त्रियों का है या किन विधि निर्माताओं का है, तो आप बताएंगे मैकाले का तो है ही, प्लस जर्मी बेंथम का भी है और प्लस जेम्स मिल का भी। यानी इतने लोगों का प्रभाव किस पर है? इस एक्ट पर है। किस पे? चार्टर एक्ट 1833 पर। एक बात और समझिएगा आप कि किसी भी कंपनी के तहत किसी भी कर्मचारी का अगर क्या कहते हैं नियुक्त किया जा रहा है तो धर्म, मूल, वंश, जाति या रंग के आधार पर उसे अयोग्य ठहराया नहीं जाएगा। ये भी इसी चार्टर में कहा गया था। यानी चार्टर एक्ट 1833 ये अगर आप ये आपसे कहा जाए कि एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा राजलेख जिसने एक नई इबारत लिखी और सर्वप्रथम भारत में के शासन में केंद्रीयकरण करने का पूरा प्रयास किया, यानी सारी शक्तियाँ अधिकतम किसके पास चली जाएं? गवर्नर जनरल के पास चली जाएं। ऐसा प्रयास इस चार्टर में किया गया था। यानी शक्तियाँ बढ़ती चली गई किसकी? गवर्नर जनरल, काउंसिल और गवर्नर जनरल की। यानी ये कहा जाए कि भारत में केंद्रीकृत शासन की शुरुआत कौन करता है? चार्टर एक्ट 1833। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार का समापन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया था चार्टर 1813 में। अब यहाँ संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कोई भी अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर नहीं है अब वो व्यापार कर सकता था। पहले क्या था कि उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर होना चाहिए तब व्यापार कर पाएगा। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर नहीं भी है वो भी ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में व्यापार कर सकता है, यानी व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। चीन चाय का जो मामला था वो भी पूरी तरह क्या हुआ? समाप्त हो गया। दूसरी बात कह सकते हैं पूरी तरह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन के रह गई। भारत में जो सिविल सर्वेंट के लिए परीक्षा होती थी उसे खुले तौर पर करवाना शुरू कर दिया गया। कंपनी में किसी भी भारतीय को नियुक्त करने के लिए उसे वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन बीओडी ने इसका विरोध कर दिया था तो इसको हटा दिया गया था, है ना। और आप जानते हैं कि इस चार्टर के द्वारा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें चौथे सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? लॉर्ड मैकाले को। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि
विधि का निर्माण करना था, विधि का संहिताकरण करवाया था। विधि भारत में विधियों का संहिताकरण करने के लिए पहली बार 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये बात आप जानते हैं। इसी अधिनियम के तहत दास प्रथा का को क्या किया गया, विधिवत घोषित कर दिया गया। और इसका उन्मूलन किया कब, अर्थात लॉर्ड एम्बरो ने, है ना। इस बात को आप अच्छे जानते हैं, रूल नंबर 5 के तहत। और यह अधिनियम पूरी तरह प्रभावित कहाँ रहा, किसने प्रभाव डाला, तो मैकाले ने डाला ही डाला। मैकाले के अलावा देखेंगे जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, ये सब उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रणेता हैं, जिनका प्रभाव चार्टर 1833 पे आया। उपयोगितावाद का मतलब जो जनता के लिए हितकर हो, जो उनके हित की बात करता, वही उपयोगितावादी सिद्धांत है, जिसकी बातें कहाँ की जाएंगी, चाहे यूपीएससी का मेंस GS4 या PCS मेंस GS4 इथिक्स, यानी ये कहाँ मिलेंगे आपको, इथिक्स में आपको मिलने वाले जेरेमी बेंथम मिलेंगे, वहाँ आपको जेम्स मिल मिलेंगे, क्योंकि वहाँ जब आपसे कहा जाएगा वेस्टर्न थिंकर्स थॉट्स, यानी कि पश्चिमी देशों में जो कौन है विचारक हैं, उनके सिद्धांतों की बात कहाँ एथिक्स में की गई है, वहाँ सवाल आएगा। ऐसा आप मत सोचिए आप यहाँ कुछ पढ़ रहे हैं तो वहाँ नहीं है, हर चीज़ें हर जगह कनेक्ट हैं, बशर्ते आपको होशो हवास में आने की देरी है। आप कब होशो हवास में आएंगे, कब कंपेरिजन करेंगे, कब एक कंपेरेटिव स्टडी कॉन्सेप्ट टू फैक्ट चलेंगे या फैक्ट टू कॉन्सेप्ट चलेंगे, आप उन चीज़ों को कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे अपने जहन में रोकते हैं, ये आपका निर्णय है। क्योंकि आप सिर्फ प्री पढ़ सकते हैं 10 साल तक, लेकिन मेंस के लिए आपको कहाँ कॉन्सेप्ट टू फैक्ट होना ही पड़ेगा। प्री भी आपका नहीं रुकेगा, मेंस ही आपका अच्छे से हो जाएगा। आपको किसी भी टॉपिक पे एक समझ तो अपनी रखनी ही पड़ेगी। एक समझ सबसे बड़ी क्या, जैसे यहाँ पे एक मूल बात निकल के क्या है कि गवर्नर जनरल यानी GG और GGC यानी गवर्नर जनरल काउंसिल को क्या था, उन्हें विधि निर्माण करने की शक्ति मिली थी किसके द्वारा, चार्टर 1833 के द्वारा। लेकिन उसको अगर कोई रद्द कर सकता है उस कानून को, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रद्द कर सकता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल चाहे तो इनके द्वारा बनाए गए कानून को क्या करे, रद्द करके स्वयं विधि का निर्माण कर दे, उसे पावर था, है ना। और दूसरी बात, इसके बाद चार्टर 1833 से क्या हुआ कि जो भी कानून इसके बाद बने वो अधिनियम कहलाने लगे, यानी एक्ट बन गए। इसके पहले एक्ट लिखा जाता है, लेकिन विनियम है, वास्तव में क्या है, विनियम है, यानी किसी को नियंत्रित करने के लिए थे। अब ये पूरी तरह खुला छोड़ दिया गया, यानी पूरी तरह क्या बन गया, ये कंपनी क्या बन गई, प्रशासनिक निकाय बन गई, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय। इसके आगे की जो भी बातें हैं, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के बाद की जितने भी चार्टर हैं, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। और आज हमारा लेक्चर यहीं तक रहा है। इसके आगे की जो भी कहानी, यानी कि अब मिलने वाला है क्या आपको, सीधी बात करूं तो 1858 और कौन, 1858 के बाद 1861, 1892 सीधा पहुंचने वाले हैं। यानी हम 1858 को जब पढ़ेंगे तो, या अभी तो हम 1833 1853 भी आप पढ़ सकते हैं, 1853 के बाद जब आप पढ़ेंगे किसे, 1858 को, वहीं पर भारत में ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होगा, यानी ब्रिटिश क्राउन का शुरू होगा। अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही रहा है। यानी इसमें इस सेगमेंट में एक लेक्चर हमारा बचा है क्या, जो आपका 1853 का चार्टर है, उसको इसलिए जानना है क्योंकि इसके द्वारा भारत में बहुत सारी परीक्षाओं का सिविल सेवा की जो प्रतियोगिता होती थी उसके बारे में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कुछ बातें की गई, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। बड़ी शिद्दत के साथ लक्ष्मीकांत को तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा इस बात की जाती है कि आप लोगों तक पहुँचाइए और खुद भी इसका लाभ लीजिए। अगर आप लाभ लेते, शॉर्ट नोट बनाते हैं या इसको 2 टाइम स्पीड में करके लेक्चर को देखते हैं तो 2-3 बार लेक्चर में सारी बातें याद हो जाएंगी। हाँ, कुछ अगर आपको लगता सुझाव दे सकते हैं आप मुझे तो बेशक दीजिए। और इसके नोट्स या कुछ पाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि नोट्स आपको मिल जाए, PDF मिल जाए, तो PDF अवेलेबल होंगी कहाँ है, टेलीग्राम चैनल पर, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।